Hello students, this is Manoj Pandey and I welcome you all in this class. So today we are going to start our civics first chapter, what is democracy and why democracy. In this chapter, in the starting we'll understand what is democracy. I will see the definition of democracy, what is the main science of democracy and why democracy is important for any country. We'll understand this chapter. So let's begin our chapter. So first of all, let's understand the definition of democracy. So if we want to know what is democracy, if this question come to our mind, what would be our answer? Our answer would be democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. That's mean democracy एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर्स होते हैं, जो रूलिंग जो करते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा, यानी हम आप वोट करते हैं, फिर हम आप लीडर्स चुनते हैं और वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी में इनडायरेक्टली किसकी रूलिंग होती है? पीपुल ही रूल करते हैं। इनडायरेक्टली किस तरीके से? क्योंकि हम लोग अपने लिए क्या करते हैं? लीडर चुनते हैं, अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये होता है डेफिनेशन डेमोक्रेसी का। अब आप सबको पता होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो हमारे कंट्री की पहचान है। भारत, इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो भारत ही माना जाता है। और डेमोक्रेसी के भी फॉर्म थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अलग अलग कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम कंपेयर करें इंडिया की डेमोक्रेसी को यूएसए की डेमोक्रेसी से, तो आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेसी के वो सारी कंट्रीज़ में वो कॉमन ही होते हैं। अब इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग डेमोक्रेसी के की फीचर्स को समझ लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि हम डेमोक्रेसी को और भी बेहतर तरीके से समझ लें। अब तक हमने डेफिनेशन तो देख लिया डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लीडर्स को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, पीपल इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन इसके कुछ जो की फीचर्स होते हैं, उसके जो कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो विशेषता हमने डेफिनेशन के जरिए समझ लिया कि यहाँ पर लीडर्स को कौन सेलेक्ट करता है? पीपल ही, हम आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ के जो लीडर्स होते हैं उनको हम आप ही सेलेक्ट करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की ये पहली पहचान है। उसके बाद बात कर लेते हैं, और ये हम चुनते कैसे हैं? इलेक्शन के जरिए। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं हमेशा। कुछ अक्सर आप लोगों ने इलेक्शन के बारे में सुना होगा। सबसे पहले तो अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो उसके लिए चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। आप लोगों को पता है लोकसभा इलेक्शन होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी सीएम पद के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ एमएलएज के लिए, विधायकों के लिए क्या होता है? चुनाव होता है। विधानसभा का चुनाव होता है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का चुनाव होता है। फिर लोकल इलेक्शन तो होते ही होते हैं, पंचायत चुनाव होते ही होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी की खास पहचान है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, और इलेक्शन जो होता है वो फेयर होता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के होता है। और हर एक को वोट में भाग लेने का, चुनाव में चुनाव वोट डालने का, आप लोगों को पता है हमारे यहाँ यूनिवर्सल सफ्रेज का रूल जो है वो लागू है। यूनिवर्सल सफ्रेज क्या होता है? यूनिवर्सल सफ्रेज होता है कि जहाँ पर वोट देने का अधिकार हर किसी को होता है, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता वोट देने के लिए, यानी चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, उसका सेक्स कोई भी हो, यानी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या फिर पुअर हो, रिच हो, ठीक है, वो ज़्यादा टैक्स देने वाला हो, कम टैक्स देने वाला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर किसी को इक्वली राइट है वोट देने का, अपने लिए लीडर चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का। और ये इलेक्शन जो होता है वो बिल्कुल फेयर तरीके से होता है। और इलेक्शन में वोट देने का अधिकार तो हर किसी को है ही, इसी के साथ साथ इलेक्शन में खड़ा होने का भी, यानी लीडर बनने का भी अधिकार हर किसी को है, यानी प्रतिनिधि बनने का अधिकार भी हर किसी इंसान को है। हाँ, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक सदस्य बनने के लिए, जैसे लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको एटलीस्ट 25 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको 30 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि किस चुनाव के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आप चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब आपको के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये एक पहचान होती है हमारी डेमोक्रेसी की। इसके अलावा
हर सिटीजन क्या होते हैं, इक्वल राइट होते हैं, हर सिटीजन का इक्वल राइट होता है। हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हर एक सिटीजन का क्या है, इक्वल राइट है, आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो पहचान होती है, जो कुछ की पॉइंट्स की चर्चा हमने अभी की, वो पहचान होती है डेमोक्रेसी की। अब बात की जाए अपने नेबर्स कंट्री की, तो आप बता सकते हैं किस कंट्री में डेमोक्रेसी है? आपको ज़्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसी आपको नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको पता है पाकिस्तान में केवल नाम के लिए डेमोक्रेसी है। वहाँ का जो शासन है, जो रूलिंग है, वो कहीं ना कहीं हैंडल करने वाली कौन है? बैक स्टेट से वहाँ की सेना ही, वहाँ की आर्मी ही कहीं ना कहीं हैंडल करती है वहाँ की गवर्नमेंट को। आपके चैप्टर में भी बताया गया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में बताया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ कौन थे? वो जनरल थे, नाम से पता चलता है कि जनरल थे, वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे। लेकिन 1999 में उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने मिलिट्री की हेल्प से क्या कर लिया था, वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया था, हटा दिया था, और ख़ुद को वहाँ का क्या चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था। पाकिस्तान का स्वयं को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया था। बाद में उनको बाद में वो हट गए थे 2002 में, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटे थे। ये इंसिडेंट हुआ था 1999 में। 2002 में उन्होंने क्या किया, 5 साल के लिए और अपने आप को वहाँ का एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया, अपने आप को वहाँ का सरकार, अपने आप को ही गवर्नमेंट एक तरीके से कह सकते हैं, उन्होंने घोषित कर दिया। बाद में प्रेजेंट डे की कंडीशन की बात करें तो उनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ा है, वो कहीं और शरण लेना पड़ा है, किसी और देश में उनको शरण लेना पड़ा है। तो प्रेजेंट डे की ये कंडीशन है। हालांकि कुछ चेंजेस अभी भी पाकिस्तान में नहीं आए हुए हैं। इसी तरीके की कंडीशन बांग्लादेश में आप देख सकते हैं। श्रीलंका में भी सिविल वॉर चलता रहता है। रसिया की बात की जाए, अगर रसिया की हम बात करें, हालांकि रसिया हमारे जस्ट मतलब एकदम से पड़ोसी नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, बीच में एक कंट्री है, लेकिन फिर भी अगर रसिया की बात की जाए तो रसिया कहने को डेमोक्रेसी है। रसिया में भी डेमोक्रेसी आपको पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आर्गूमेंट। अब हमने देखा कि डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और डेमोक्रेसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिया, और हमने समझा कि सबसे अच्छा अगर गवर्नमेंट फॉर्म की बात की जाए तो वो डेमोक्रेसी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए भी कुछ अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट दिए जाते हैं। अब ये आर्गूमेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आर्गूमेंट दिया जाता है कि ये जो होती है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट जो होती है वो इंस्टेबल होती है, यानी गवर्नमेंट जो होती है वो अक्सर बदलती रहती है, एक ही गवर्नमेंट रूल नहीं करती है। आप लोगों को पता है हर 5 साल पे ज़्यादातर चुनाव, अगर राज्यसभा की वोटिंग की बात की जाए तो वो 6 साल, मतलब 6 साल सदस्यता होती है, यानी एक सदस्य अगर एक बार चुन लिया गया है, राज्यसभा का मेंबर बन गया है, तो वो 6 साल तक रहता है, उसका मेंबर रहता है राज्यसभा का। लेकिन अगर लोकसभा की बात की जाए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए, तो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो हर 5 साल पे जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये भी एक फ्लॉज आपको देखने को मिलता है डेमोक्रेसी में, कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। दूसरा एक क्या होता है, इसका फ्लॉज क्या होता है, डिमेरिट क्या होता है, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, डिले होता है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें कई सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, कई सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी अकेले इतना, किसी में इतना पावर नहीं है कि अकेले कोई डिसीजन ले पाए, तो कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होता है, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल कंपटीशन चलता रहता है अलग अलग पार्टी में। आपको पता है कि यहाँ हमारे देश में काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं। अगर मुख्य पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं हमारे देश में। तो पॉलिटिकल कंपटीशन चलता रहता है, और इस कंपटीशन में अक्सर लोग मोरालिटी को भी भूल जाते हैं। कोई भी मोरालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए। पहले आपको देखने को मिल जाती थी अक्सर। आपने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे जब एक रेल दुर्घटना हो गया था, यानी रेल एक्सीडेंट हो गया था, तो उस समय उन्होंने क्या कर दिया था, वो तो खुद चला नहीं रहे थे, वो तो खुद ड्राइव कर नहीं रहे थे रेल को, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रेल मिनिस्टर थे उस टाइम, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ कहीं ना, क्योंकि मैं उस पद पर हूँ, रेल मिनिस्टर हूँ, तो उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली
और उन्होंने अपने पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये केवल एक सिंगल केस नहीं है, इसके अलावा आपको इस तरीके के काफ़ी सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आज प्रेजेंट डे में अगर किसी के ऊपर इतना बड़ा घोटालों का इल्ज़ाम लग जाता है, स्कैम भी कर ले रहे हैं कितने सारे लीडर्स, और ये प्रूफ भी हो जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर कोई भी मोरालिटी नहीं बची है। वो आराम से जनता के सामने आ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या फिर कई बार तो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। इस तरीके के इंसिडेंट आपको देखने को मिलते होंगे अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आजकल डेमोक्रेसी में आपको मोरालिटी भी देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि पॉलिटिकल कंपटीशन है। इसके अलावा बैड डिसीजन मेकिंग एंड नो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है बैड डिसीजन का? अक्सर हो जाता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोगों के इंटरेस्ट को समझ नहीं पाते हैं और बैड डिसीजन वो ले लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग ऑर्डिनरी पीपल, ये भी एक पॉइंट है। मोर प्रोन टू करप्शन, और यहाँ पर चांसेस होते हैं कि काफ़ी सारे करप्शन के भी यहाँ पर चांसेस होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन के चांसेस डेमोक्रेसी में तो होते ही होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है और हम लोग देखते भी हैं। लेकिन इसके अलावा और अगर और भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म हो तो वहाँ पर भी करप्शन के चांसेस मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के कहीं ज़्यादा होते हैं। हालांकि इसके मेरिट्स क्या हैं उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर ये जितनी भी आर्गूमेंट्स हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दी है उन सबको अगर हम कंक्लूड करें तो हमको समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी है वो कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है हमारे सभी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक जो भी अभी तक हमने डीमेरिट्स के बारे में पढ़ा, अगर उनको हम लोग इसके पक्ष में अगर उसको क्लियर हमको करना हो, उसके पक्ष में कुछ तर्क देना हो, तो हम क्या करेंगे? जो पहला जो हमने पढ़ा कि ये इंस्टेबिलिटी होती है, हर 5 ईयर्स पे इलेक्शन होता है, तो देखा जाए तो एक तरीके से सही तो है। यानी अगर आपको कोई गवर्नमेंट नहीं ठीक से रन कर पा रही है, गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नमेंट है, मान लीजिए किसी भी पार्टी गवर्नमेंट है, अगर ठीक से रन नहीं कर पाई है गवर्नमेंट को, नीतियों को ठीक से लागू नहीं कर पा रही है, पब्लिक के लिए अच्छा काम नहीं कर पा रही है, तो पब्लिक को राइट है कि वो अगले इलेक्शन में उसको चेंज कर दे। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा था डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग ये बात सही है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है कोई भी डिसीजन लेने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर सारी पावर किसी एक ही इंसान के हाथ में या फिर एक ही किसी बॉडी के हाथ में दे दी जाएगी तो फिर वो चांसेस होंगे कि वहाँ पर करप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, अलग अलग बॉडीज़ को अलग अलग पावर्स दी गई हैं, सेपरेट किया गया पावर को, ताकि करप्शन ना होने पाए और बेहतर तरीके से डिसीजन लिया जा सके। तो इसका जो है आंसर ये हो सकता है कि जो लोग तर्क देते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग को, तो इसको उन लोगों को इस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। और जहाँ तक पॉलिटिकल कंपटीशन की बात है तो पॉलिटिकल कंपटीशन ने मोरालिटी को ख़त्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बेहतर लीडर्स भी उभर कर सामने आए हैं। आप चाइना को देख सकते हैं, चाइना में जो है सिंगल पार्टी का रूल चलता है। चाइना में सिंगल पार्टी का रूल चलता है, केवल एक ही वहाँ पार्टी है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितने टाइम से शी जिनपिंग जो है वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं और आगे भी बने ही रहेंगे जिस तरीके से उन्होंने वो रूल्स बनाए हैं। तो वहाँ पर सिंगल पार्टी का ही रूल है। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आर्गुमेंट डेमोक्रेसी का देख लेते हैं, डेमोक्रेसी के पक्ष में। अब तक तो हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कुछ आर्गुमेंट देख लिए, अब डेमोक्रेसी के पक्ष में कौन से आर्गुमेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अब हम करते हैं चाइना से। चाइना में हमने देखा कि चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी की रूलिंग है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। और एक तरफ है हमारा इंडिया जहाँ पर कई पार्टीज़ हैं सिनेरियो में, और जो रूलिंग है वो गवर्नमेंट अक्सर चेंज होती रहती है, अलग अलग पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनती रहती है। प्रेजेंट टाइम पे आपको पता है बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसके पहले बीजेपी की थी, लेकिन उसके पहले 2 टर्म में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल पर। अब चाइना से कंपेयर कर लेते हैं। चाइना में क्या हुआ था, फेमाइन आया था 1958 1961 में, यानी 1958 से लेकर के 61 के बीच के दौरान क्या हुआ था, वहाँ पर फेमाइन आया था चाइना में। और ये अब तक का सबसे वर्स्ट फेमाइन माना जाता है चाइना में। लगभग 3 करोड़ लोग इस फेमाइन में मारे गए थे। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है तो फेमाइन का असर इंडिया पर भी था। ऐसा नहीं है कि केवल फेमाइन चाइना में ही आया था। लेकिन हमने क्या किया, हमने चाइना के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से उसको डील किया। चाइना से बेहतर तरीके से हमने
डील किया। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उससे कहीं ज़्यादा ख़राब भी थी, इसके बावजूद हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया। क्यों हमने इतना अच्छे तरीके से डील किया? बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, मीडिया के पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, मीडिया क्वेश्चन पुट कर सकती है गवर्नमेंट के सामने। लोगों को भी अपना राइट मांगने का हक है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत डिसीजन लेती है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का हक है। हाँ, पीसफुली होना चाहिए, ये बात है कि पीसफुली होना चाहिए, आप वायलेंट नहीं हो सकते हैं। तो वही बात जो मैंने कही कि इकोनॉमिस्ट पॉइंटेड आउट दैट नो लार्ज स्केल फामाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। और ये जो इकोनॉमिस्ट है वो भी इस बात को मानते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि फेमाइन जैसे या फिर कोई भी अगर उसकी बात की जाए, किसी भी तरीके की आपदा की बात की जाए, डिजास्टर की बात की जाए, तो वो देखने में आता है कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर उतनी बड़ी आपदा नहीं आती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बीच में। तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी अलोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? ये जो होती है वो वहाँ की सरकार जो होती है वो रूलर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, कि गवर्नमेंट किस तरीके से चलाया जाएगा। वहाँ कुछ रूल्स नहीं होते हैं कि उसी रूल्स को फॉलो किया जाएगा, यानी वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से नहीं होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन होता भी है तो वो सबका अलग अलग होता है, कि वो रूल करने वाला पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रूल करेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में रूलर को फॉलो करना पड़ता है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है, उनके हिसाब से शासन करना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सबके अलग अलग अधिकार, सबको अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही सबको काम करना है। अब दिस एग्जाम्पल गिव्स द फर्स्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, तो जो डेमोक्रेसी होता है वो कहीं ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि हमने अभी बात की। अब अकाउंटेबल क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, यानी जो हमारे जो लीडर्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं वो क्या हैं? पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति क्या है? जिम्मेदार हैं। यानी अगर हमारे सांसद, हमारे जो एमपीज़ हैं वो, और ख़ास करके मिनिस्टर्स जो हैं वो अगर कोई भी डिसीज़न लेते हैं, सही गलत जो हो, अगर उसमें अगर हमारे एमपीज़ को यानी हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स को, या फिर पार्लियामेंट की बात सीधे सीधे बोल देते हैं, अगर पार्लियामेंट को उसमें कुछ भी कमी नज़र आती है तो वो क्या कर सकते हैं? सवाल उठा सकते हैं, उनके खिलाफ बोल सकते हैं। और जो एमपीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? जवाब उनको देना पड़ेगा। यानी उनको एमपी ऐसा नहीं है कि वो उनको लोगों ने चुन लिया है, वो मिनिस्टर बन गए हैं तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, नहीं। उनको जवाब देना पड़ेगा हमारे संसद को। हमारे संसद उनसे पूछ सकती है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने ये कैसे किया, क्या मतलब कोई भी अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है, और कोई भी सवाल वो उठा सकती है और उनका जवाब मांग सकते हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि लोकसभा में सेशंस होते हैं तो वहाँ पर मिनिस्टर्स जवाब देते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। जो भी गलतफहमियाँ कहें या फिर जो भी मिसकंसेप्शन या फिर कंसेप्शन जो भी होता हो, अगर लोगों के मन में कोई भी भय है, ठीक है, कोई भी डाउट है, तो वो उसको क्लियर करते हैं। डेमोक्रेसी की एक खास बात ये होती है कि डेमोक्रेसी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है, बेहतर करती है। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में किसी एक का तो गवर्नमेंट चलता नहीं है, मतलब कोई एक ही लीडर तो होता नहीं है, सिंगल लीडर तो होता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है डेमोक्रेसी में? जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम अपने मन से नहीं करते हैं, ठीक है, वो सलाह लेते हैं। अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना होता है, मान लीजिए स्वास्थ्य रिलेटेड उनको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वो स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी जो IAS ऑफिसर जो होते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं, ठीक है। वो चाहें तो डॉक्टर से भी कुछ कोई अगर रूल बना रहे हैं तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंसल्टेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में। कोई भी डिसीजन ऐसे ही अपने मन से नहीं लिया जा सकता बिना सोचे समझे, ठीक है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी जो होते हैं, राष्ट्रपति भी कोई भी डिसीजन, राष्ट्रपति को हमारे यहाँ फर्स्ट सिटीजन माना जाता है,
पहला नागरिक माना जाता है हमारी कंट्री का, लेकिन वो भी कोई भी डिसीजन अपने मन से नहीं ले सकते। वो भी क्या करते हैं, हाँ फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है, लेकिन वो सजेशन लेते हैं मंत्रिपरिषद से, ठीक है। तो जो मिनिस्टर की जो काउंसिल होती है वो उनसे सजेस्ट करते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई डिसीजन लेते हैं, राष्ट्रपति भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी में डिस्कशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और डिस्कस क्योंकि करेंगे, रिस्पॉन्सिबल लोगों से अगर डिस्कस करेंगे तो डिसीजन को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, वो अपने बेहतर अगर अकेले उनको डिसीजन लेना हो तो वो तो डिसीजन ले लेंगे, और अपने हिसाब से अगर कोई भी डिसीजन लेगा तो ज़्यादातर लोग सही डिसीजन लेंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे अपने हिसाब से। लेकिन क्योंकि वो तो डॉक्टर है नहीं, वो तो स्वास्थ्य विभाग के वो प्रॉब्लम को, फ्लॉज को, मतलब जो भी दिक्कतें हैं उनको समझते नहीं, तो उतने बेहतर तरीके से, जितने बेहतर तरीके से एक डॉक्टर समझ सकता है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ आदमी समझ सकता है, तो वो तो इतने बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो चर्चा करेंगे ऐसे लोगों से, तो वो उनकी ज़रूरतों को समझ पाएंगे और डिसीजन उनका बेहतर हो पाएगा। तो वही बात हमने इस पॉइंट में समझा कि डेमोक्रेसी जो होती है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने का काम करती है। कई सारे लोग मिल कर के क्या करते हैं, उनको बातचीत करते हैं, प्रॉब्लम्स उठाते हैं, के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस फील्ड में और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो बोझ भी होता है वो भी कम होता है, डिसीजन ज़्यादा फेयर होता है, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात होती है, पहचान होती है। अब डेमोक्रेसी जो होता है एक मेथड है, डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड है जो डिफरेंसेस को डील करता है, डिफरेंसेस को, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको डील करता है। डील कैसे करता है, हमारी सोसाइटी, आपको पता है हमारा इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है हमारे, अगर हम बात की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे जो कंट्री इंडिया है वो सेकंड पोजीशन पर स्टे करता है। आफ्टर चाइना सेकंड पोजीशन इंडिया की ही है। तो हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करने वाले, अलग अलग फेथ में बिलीव करने वाले, अलग अलग मतलब विचारों वाले, ठीक है, अलग अलग सोच है, सबके अपनी अपनी मेंटालिटी, ओपिनियंस हैं, इंटरेस्ट हैं। तो उसमें आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी क्या करती है, डेमोक्रेसी हर किसी को साथ लेकर चलती है। हमारी डेमोक्रेसी में हर एक को अपने रिलीजन को फॉलो करने का रूल बनाया गया है। और सबसे खास बात जो हमारी डेमोक्रेसी को सबसे अलग करती है, हमारे यहाँ के लोकतंत्र को सबसे अलग करती है और सबसे स्पेशल बनाती है, वो ये है कि इंडिया कोई भी एक धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, ठीक है। यानी धर्मनिरपेक्ष देश यानी एक ऐसा देश जिसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, अपना कोई धर्म नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो क्या करती है, वो हर एक इंसान को, ठीक है, हर एक सिटीजन को इतना छूट देती है कि वो किसी भी धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं। यहीं बात की जाए पाकिस्तान की, तो वो लोग इस्लामिक कंट्री है। नेपाल की बात की जाए तो वो एक हिंदू कंट्री है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताते हैं, वो मतलब अनाउंस कर चुके हैं कि वो हिंदी कंट्री है, नेपाल की बात की जाए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इंडिया में देश का कोई अपना कोई रिलीजन नहीं है। और हमारी जो गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर एक को अपने धर्म को, अपने फेथ को फॉलो करने का पूरी पूरी आज़ादी देता है, इक्वल राइट देता है हर एक को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो। हमारे इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, तो सबके अंदर क्या होता है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं अलग अलग इशूज़ पर। लेकिन डेमोक्रेसी जो होती है वो इन सबको डील करना सिखाती है और एक मिडल पाथ, एक बीच का रास्ता निकालती है कि सबको साथ लेकर के चलना है, किसी के साथ कोई भी मिसबिहेव, मतलब भेदभाव ना होने पाए, डिस्क्रिमिनेशन ना होने पाए। तो ये खास बात होती है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी जो होती है वो क्या करती है, डिक्टेटरशिप को हटाने का काम करती है। अब बात है, इन डेमोक्रेसी नो वन इज इम्पॉर्टेंट लूजर, सॉरी परमानेंट लूजर एंड नो वन इज परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता है और कोई परमानेंट विनर नहीं होता है। और डिफरेंट ग्रुप के लोग क्या करते हैं, एक साथ पीसफुली रहते हैं। आप देख सकते हैं जितनी ज़्यादा, ठीक है, अक्सर अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, इधर उधर कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि यहाँ इस कंट्री में सिविल वॉर चल रहा है, यहाँ पर ऐसा वॉर चल रहा है, यहाँ पे गोले दागे जा रहे हैं। यानी कंट्री के बीच है, बॉर्डर पे ही नहीं, बॉर्डर पे तो मान लीजिए अक्सर कई सारे देशों में प्रॉब्लम होते ही रहते हैं, लेकिन ये कंट्री की
इंटरनल मैटर की बात कर रहा हूँ, इंटरनल पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, यानी आंतरिक भागों की बात कर रहा हूँ। अलग अलग कंट्री में ऐसे झगड़े और दंगे होते रहते हैं, लेकिन हमारा इंडिया देखा जाए, ठीक है, जबकि वहाँ पर इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है, ठीक है, वहाँ पर मुश्किल 2-3 रिलीजन हो गए और ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में देखा जाए तो कितने सारे रिलीजियंस हैं, कितने सारे, और अगर कास्ट की बात की जाए तो कास्ट के नंबर तो आपको सैकड़ों हज़ारों में मिल जाएंगे। इतने सारे लैंग्वेज को बोलने वाले हैं, तो मतलब इतने सारे डिफरेंसेस हैं हमारे इंडियन में, हमारे यहाँ के लोगों में, लेकिन इसके बावजूद हम पीसफुली रह पाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट आ जाते हैं जहाँ पर पीस थोड़ी भंग हो जाती है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम है। जितनी डिफरेंसेस हमारे यहाँ, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत कम होता है, इस तरीके का इंसिडेंट होता है। तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम यहाँ सबको साथ लेकर के वो चलते हैं। यहाँ पर कोई भी लूजर नहीं है, कोई भी विनर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लूजर नहीं है, कोई भी विनर नहीं है, सभी हमारे यहाँ इक्वल हैं। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे खास बात होती है। और डेमोक्रेसी क्या करती है? डिग्निटी को बढ़ाती है। हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी डिग्निटी को बढ़ाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पॉलिटिकल इक्वलिटी है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरह की आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी देखने को मिल जाएगी। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात हमने की। पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात ये है कि हर एक किसी को वोटिंग राइट्स है, हर एक चुनाव में खड़ा हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वही बात हमने की कि यहाँ पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि जो रिच पीपल है उनको ज़्यादा राइट मिल जाएंगे, या फिर कोई विशेष धर्म को फॉलो करने वाला है तो उनको ज़्यादा राइट मिल जाएंगे, और दूसरे धर्म का है तो उसको कम राइट मिलेंगे, या फिर कोई गरीब है तो उसको कम राइट मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे डेमोक्रेसी में हर एक किसी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सिटीजन है उनकी डिग्निटी को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे पुअर लोग हैं उनको डिग्निटी को बढ़ाता है, उनके अंदर ये भावना बढ़ता है कि उनको भी ऐसा फील होता है कि हम क्या है, यहाँ पर इक्वल हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम कुछ लोगों से गरीब हों, ठीक है, पैसों इकोनॉमिकली वीक हों, लेकिन गवर्नमेंट के लिए हम क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। हमको भी इसी देश में उतना ही है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मिला हुआ है जितना दूसरे लोगों को मिला है। तो वो क्या करता है, उनकी डिग्निटी को बढ़ाने का काम करता है, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करता है। और डेमोक्रेसी जो है इंडिया के सबसे मजबूत बात मानी जाती है। और ये क्या करती है, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं कास्ट के बेसिस पर, उसको हटा करके सबको इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। अब डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि अगर गवर्नमेंट से कोई भी मिस्टेक हो गई है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ गलती कर दी हैं, तो वो उनको सुधारने का काम भी डेमोक्रेसी क्या करती है, करती है। सबसे पहली बात, जो भी गलतियां होती है वो लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती डेमोक्रेसी में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ स्पेस है क्या करने का, पब्लिक डिस्कशन करने का रूम, और वहाँ पर और उसको करेक्ट करने का भी। यानी पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, कि पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई रूल बनाया है तो उसको डिस्कस किया जाता है। कोई भी रूल बनाया जाता है, कोई भी एक्ट बनाया जाता है, तो उस पर पार्लियामेंट में बाकायदा उस पर चर्चा की जाती है, आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं, हर तरीके के वो जो भी तर्क होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है। तब जाकर के कोई भी एक्ट यानी कोई भी कानून बनाया जाता है। और अगर बाई चांस अगर कोई कानून बन भी गया तो उसमें अगर बाद में जाकर के कुछ फ्लॉज नज़र आते हैं, कोई भी दिक्कत नज़र आती है, तो भी क्या है, हमारे यहाँ ऑप्शन है कि हम उस कानून को या तो रद्द कर सकते हैं, या फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो ये बात करती है कि अगर गवर्नमेंट से अगर गलती से कोई गलती हो भी गई तो वो उसको सुधार कर सकता है। और अगर रूलर्स ने उसको चेंज नहीं किया और पब्लिक उससे सेटिस्फाई नहीं है, उस डिसीजन से, उस एक्ट से, तो अक्सर देखने में आता है कि हमारे यहाँ नेक्स्ट इलेक्शन में वो गवर्नमेंट को चेंज कर देती है, हमारे यहाँ की जो पीपल है, हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, जो लोग हैं। तो अब तक हमने जाना कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के कुछ फ्लॉज क्या होते हैं, डेमोक्रेसी के कुछ डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कुछ एडवांटेज क्या होते हैं, हमने इस चैप्टर में अभी तक ये समझा। इसके अलावा अभी तक तो हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी होती क्या है, और अपनी कंट्री के बारे बारे में डेमोक्रेसी समझा कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। और आपके चैप्टर में अलग अलग कंट्रीज़ के
एग्जाम्पल्स के ज़रिए इस बात को बेहतर तरीके से समझाया गया है। चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है, सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल दिया गया है, फिजी का एग्जाम्पल आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है। तो इन सभी बातों को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं आज के क्लास के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं, जो भी पॉइंट्स बचे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल।